मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो नमस्कार बच्चों, मैं संदीप कुमार यादव। आज हम बात करने वाले 9th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन सा सवाल है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहला जो पहला क्वेश्चन आता है हमारा जिसका नाम है मैटर। बच्चों ये जो हमारे चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग। बच्चों इसमें सबसे पहले बात करें कि मैटर होता क्या है। तो भाई जिसके पास मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे बच्चों ये मार्कर हो गया, इसके पास मास है, ये स्पेस को ऑक्यूपाइज करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, मैटर हो गया। बच्चों जैसे मान लिया ये हमारा हो गया बॉक्स हो गया, इसके पास भी मास है, ये भी स्पेस को ऑक्यूपाइज करेगा, इसे भी हम क्या कहेंगे बच्चों, मास। इसे भी हम क्या कहेंगे बच्चों, मैटर कहेंगे। यानी कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं उन सारे पार्टिकल से मिलकर ही मैटर बनता है। और सभी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मैटर कहते हैं। जो भी हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, जिस चीज़ों को भी हम देख पा रहे हैं वो सारे के सारे क्या, मैटर है। भाई हमारा जो प्लेनेट है वो भी एक प्रकार के मैटर है। हमारे घर में जितने भी सामान है, पंखा है, एयर कंडीशनर है, कुछ भी एटीसी जो भी है, ये सारे के सारे क्या मैटर है। यानी कि जिसके पास स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करे और जिसके पास मास होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, मैटर कहते हैं। अब मैटर जो होता है बच्चों 3 स्टेट में पाया जाता है। वैसे तो 5 स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन हमें 9th क्लास में 3 स्टेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों। सबसे पहले आता है हमारा सॉलिड, फिर हमारा आता है लिक्विड, उसके बाद आता है हमारा गैस। बच्चों इसके बारे में एग्जाम में सवाल कई बार पूछा जा चुका है। कभी कभी तो इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो बच्चों इसको सही तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में। बच्चों सॉलिड उसे कहा जाता है जिसका शेप और साइज फिक्स हो, जिसका शेप और साइज में कोई परिवर्तन ना हो, जिसका शेप और साइज फिक्स होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, सॉलिड कहते हैं। जैसे हमारा मार्कर हो गया, इसका शेप और साइज जो फिक्स है, इसको हम कहीं भी लेकर जाएंगे, ऑफिस लेकर जाएंगे, विद्यालय लेकर जाएंगे या कोचिंग सेंटर लेकर जाएंगे, तो इसका शेप और साइज जो होगा बच्चों ऐसा ही होगा। तो जिसका शेप और साइज फिक्स होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, सॉलिड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। बच्चों सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। यानी कि इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यानी कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सॉलिड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगता है। यानी कि आकर्षण बल ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब बच्चों इसके अंदर लो काइनेटिक एनर्जी होता है। इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत ही कम होता है। बच्चों काइनेटिक एनर्जी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं या किसी भी मैटर को गर्म करते हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसके पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर जाने लग जाते हैं। तो बच्चों ये जब हम गर्म करते हैं तभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। तो बच्चों सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। यानी कि इसका शेप और साइज फिक्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का होता है बच्चों लो होता है, ये नॉन कंप्रेसिबल होता है। यानी कि हम इसको दबा नहीं सकते हैं। जैसे मार्कर हो गया बच्चों, क्या हम इसको दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। इसका मतलब ये क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है। तो बच्चों ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में। इसका जो बच्चों शेप और साइज होता है वो डेफिनिट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, कंटेनर के अनुसार फिक्स होता है। जैसे मान लिया हमारे पास 1 किलो दूध है और उस 1 किलो दूध को हम थाली में रखेंगे तो उसका आकार कैसा बन जाएगा, थाली की तरह बन जाएगा। अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास की तरह बन जाएगा। अगर हम किसी बोतल में रखेंगे तो बोतल की तरह बन जाएगा। यानी लिक्विड के शेप और साइज जो होता है बच्चों फिक्स नहीं होता है, लेकिन कंटेनर के अनुसार फिक्स होता है। अगर हम गिलास में रखेंगे तो उस मिल्क का जो शेप और साइज होगा गिलास की तरह हो जाएगा, कहीं दूसरे शेप और साइज में नहीं आएगा। यानी कंटेनर के अनुसार शेप और साइज फिक्स होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो इसका शेप और साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है। उसके बाद बच्चों इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लो होता है, जिसके कारण इसके पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। और बच्चों इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं गैस के बारे में।
बच्चों गैस का शेप और साइज नहीं होता, पहले पॉइंट तो याद रखना इसका। इसका जो शेप और साइज होता है फिक्स नहीं होता। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। और बच्चों गैस के अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, इसीलिए गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। तो बच्चों इस तरीके से सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा। और बच्चों कभी कभी इनके बीच में अंतर भी पूछ लिया जाता है। अगर बच्चों 3 अंतर पूछेगा तो पहला पॉइंट बताना है सॉलिड का शेप और साइज फिक्स होता है, इसका पहला पॉइंट बताना इसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता। इसका भी पहला पॉइंट बताना इसका शेप और साइज फिक्स नहीं होता। सॉलिड के अंदर हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें लो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों इनके आयंस के बीच में, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं उसी को हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो बच्चों गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नेग्लिजिबल होता है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर होता है, फिर लिक्विड के अंदर होता है, उसके बाद किसमें होता है बच्चों गैस के अंदर होता है। उसके बाद सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर होता है। अब बच्चों जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं या किसी भी मैटर को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। जैसे उसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर जाने लग जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं। तो बच्चों क्या सॉलिड में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होता है, इसीलिए लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। उसके बाद बच्चों गैस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। कभी कभी बच्चों सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किसके अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, तो बच्चों गैस के अंदर होता है। किसके अंदर सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगा, तो बच्चों सॉलिड के अंदर होगा। किसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो सॉलिड के अंदर होगा। किसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, तो किसके अंदर होगा बच्चों, गैस के अंदर होगा। तो इस तरीके से अगर बच्चों पेपर में अगर डिफरेंस आ जाए तो इनके बीच में इस तरीके से 3 डिफरेंस है तो आसानी से दे देना है। बच्चों अगर 4 डिफरेंस पूछ लेगा तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। तो बच्चों इस तरीके से 4 पॉइंट है जो याद कर लेना है और बच्चों एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इन क्वेश्चनों को सही तरीके से याद करके आना है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर से रिलेटेड कई बार सवाल पूछा जाता है, ऐसा कोई भी टर्म नहीं होता जिसमें टेम्परेचर से रिलेटेड सवाल ना पूछा जाए। खास करके बच्चों जो फर्स्ट टर्म का जब एग्जाम होता है तो उसमें टेम्परेचर से रिलेटेड सवाल जरूर आता है, तो इसलिए बच्चों इस टॉपिक को बिल्कुल सही तरीके से समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर होते हैं जो जिससे हमें गर्मी और सर्दी का पता चलता है, जो जिससे हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलता है, जिससे हमें गर्मी और सर्दी का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर का यूनिट जो होता है बच्चों केल्विन होता है। ये कई बार 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है बच्चों, केल्विन होता है। यानी कि टेम्परेचर को केल्विन से दर्शाया जाता है और इसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, के से करते हैं। सॉरी, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, केल्विन है। यानी कि ऐसा टेम्परेचर को केल्विन से नापा जाता है और इसको हम इंडिकेट किससे करते हैं, के से करते हैं। अब बच्चों इसमें सवाल देखो क्या पूछा जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। इसी पे सवाल है जो पूछा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे लिखूं 2 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन होगा, तो हम क्या करेंगे 2 + 273 केल्विन। अब बच्चों जैसे 2 में 273 केल्विन जोड़ेंगे तो 275 डिग्री सॉरी 275 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 275 केल्विन। यानी कि जब भी तुमसे बच्चों जब भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो बच्चों हम क्या करेंगे 273 को ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। जब भी हमसे पूछा जाएगा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो हमें क्या करना है, 273 को जोड़ देना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 10 + 273 और जैसे ही बच्चों 273 में हम 10 जोड़ेंगे
तो 283 केल्विन आ जाएगा। यानी कि जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो 273 को जोड़ देते हैं। 273 क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। इस पॉइंट को सही तरीके से याद कर लेना बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में इसका उल्टा पूछ लिया जाता है। तुमसे ये पूछेगा, केल्विन दिया रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 केल्विन, और बच्चों ये कहेगा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। तो बच्चों केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, 100 में से 273 को माइनस कर देंगे। जब भी केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा, तो बच्चों हमेशा 273 को माइनस करना है। ये पॉइंट है जो दिमाग में रखना है, 273 को माइनस करना है। 273 में से माइनस नहीं करना है, 273 को ही माइनस करना है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है। और जैसे हम इसमें से माइनस करेंगे 273 को, तो बच्चों यहाँ पे बच जाएगा 173 डिग्री सेल्सियस। और बड़ी संख्या बच्चों माइनस में, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बच्चों, माइनस में आ जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि बच्चों ये जो सवाल है ना, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसको सही तरीके से दिमाग में रख लेना है। डिजिट कुछ भी हो सकता है, बस तरीका सीख के जाना है। अगर तरीका आता है बच्चों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया। यानी कि जब भी हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कहेगा तो 273 को जोड़ेंगे, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए कहेगा तो 273 को माइनस करेंगे। 273 में से माइनस नहीं करेंगे, 273 को माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया। और उसके बाद बच्चों इसका यूनिट याद कर लेना सॉरी बच्चों, इसका यूनिट याद कर लेना। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, केल्विन होता है, ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कभी कभी ये भी सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 नंबर के सवाल है जो पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि सॉलिड जो पिघलने लग जाता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट, यानी कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होने लग जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बच्चों बर्फ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O होता है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O होता है। क्लाउड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2O होता है। ये हमारा क्या, आइस का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वाटर का फॉर्मूला हो गया। ये जो क्लाउड होता है बच्चों, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, क्लाउड का भी फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। जैसे मान लिया बच्चों बर्फ है, आइस है, जब आइस पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, कितने जी, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस कौन सा फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जैसी टेम्परेचर होगा, आइस जो होगा मेल्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि पिघलने लग जाएगा। अगर 0 से कम रहा, जैसे मान लें यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस रहा, तो आइस जो होगा सॉलिड के फॉर्म में होगा। -1 डिग्री सेल्सियस रहा, तब भी आइस जो होगा सॉलिड के फॉर्म में होगा। और जैसी टेम्परेचर बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जो आइस होगा वो मेल्ट करने लग जाएगा। और इसीलिए बच्चों आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, इसको भी सही से समझ लेना, ठीक है बच्चों। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे बच्चों ऊपर बढ़ेगा, आइस जो है जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जितने भी मेटर होते हैं बच्चों, सबका अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जितने भी सॉलिड होते हैं सबका फिक्स नहीं होता, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जिस टेम्परेचर पे, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, मतलब जिस तापमान पे लिक्विड उबलने लग जाता है, जिस तापमान पे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड है जो बॉयल करने लग जाता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बच्चों पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी है जो बॉईल करने लग जाता है, वाटर है जो उबलने लग जाता है। तो बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पानी है जो बच्चों बॉईल करने लग जाता है। यानी कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल होने लग जाता है, बॉईल होने लग जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पे बच्चों हर बार सवाल पूछा जाता है। पिछली बार डेफिनेशन पूछा था और 3 एग्जाम्पल भी पूछ लिया था। तो बच्चों सब्लिमेशन को सही तरीके से याद करके जाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्लिमेशन एग्जाम में ना आए। फर्स्ट टर्म के एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल जरूर पूछा जाएगा। बिल्कुल सही तरीके से इसकी तैयारी करके जाना है बच्चों, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना। तो बच्चों सब्लिमेशन होता क्या है भाई, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं
जो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ मेटर ऐसे होते हैं या कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, यानी कि द सब्सटेंस विच इज कन्वर्टेड डायरेक्टली सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंज इन लिक्विड। कुछ मेटर ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं बिना लिक्विड में बदले हुए, ऐसे को हम क्या कहते हैं बच्चों, सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल पूछेगा बच्चों, एम्फर हो गया मतलब कपूर हो गया, कपूर भी सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है। बच्चों अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है। और ड्राई आइस भी सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है बच्चों। ये 3 एग्जाम्पल है जो याद करके रखना है ताकि पेपर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ड्राई आइस के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं ड्राई आइस। ये भी 1 नंबर का सवाल है जो पेपर में पूछा जाता है। ड्राई आइस होता है क्या है, इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को ड्राई आइस कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को कंडेंस किया जाता है, यानी कि उसको उस गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। पिछली बार भी ये सवाल पूछा गया था कि ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो इट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। अगर बच्चों इसको फ्रीली छोड़ देंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी सवाल पूछा गया था कि जब हम ड्राई आइस को फ्रीली छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि ये सब्लिमेशन प्रोसेस, इसके ऊपर सब्लिमेशन का प्रोसेस लागू होता है। ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों ड्राई आइस क्या होता है। पिछली बार 2 नंबर का सवाल पूछा गया था व्हाट इज ड्राई आइस। उसके बाद पूछा गया था जब ड्राई आइस को लेफ्ट कर देंगे ओपन में तो क्या होगा। तो बच्चों क्या करना है, अगर इसको ओपन में खुला छोड़ देंगे बच्चों, अगर इसे खुले में रख देंगे तो ये गैस बनकर जो उड़ जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर सब्लिमेशन वाला जो प्रोसेस लागू होता है। समझ में आ गया बच्चों। इसको भी सही तरीके से याद कर लेना है, कई बार जो सवाल है पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास होता है, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी पे डेफिनेशन याद कर लेना है, और बच्चों इसका ऐसा यूनिट याद कर लेना है, कई बार पूछा जा चुका है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बच्चों इसके ऐसा यूनिट है जो सही तरीके से याद कर लेना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन, फ्रीजिंग किसे कहते हैं, कौन फ्रीज होगा, लिक्विड फ्रीज होगा। पानी को फ्रीज में रखेंगे क्या होगा, जम जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। यानी कि जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रीजिंग कहते हैं। और फ्रीज कब होगा, जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, फ्रीजिंग कहेंगे। कंडेंसेशन, कंडेंस का मतलब क्या होता है, कंडेंस का मतलब होता है प्रेस कर देना, यानी कि दबा देना। जब गैस को लिक्विड में बदला जाता है, जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कंडेंसेशन कहते हैं। जब गैस को लिक्विड में बदला जाता है, यानी कि जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है टिंडल इफेक्ट। ये भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। टिंडल इफेक्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी सही तरीके से याद कर लेना है। द पार्टिकल्स विच इज स्कैटर बीम ऑफ लाइट, जो पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देता है, जो पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द पार्टिकल विच इज स्कैटर बीम ऑफ लाइट, यानी कि जो पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और बच्चों ये कई बार है जो सवाल पेपर में आ चुके हैं, 1 नंबर का सवाल है, इसको भी सही तरीके से याद कर लेना है बच्चों। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं इवोपरेशन के बारे में। बच्चों ये तो सवाल पेपर में आना ही आना है, इस टॉपिक से सवाल पेपर में आना ही आना। इस टॉपिक को बिल्कुल सही तरीके से क्या क्या पूछा जाता है इनके बारे में बिल्कुल सही तरीके से हम बात करने वाले हैं, और ध्यान से सुनते जाना बच्चों। इवोपरेशन का मतलब होता है जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, जब लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे इवोपरेट होने लग जाता है, मतलब वाष्पीकृत होने लग जाता है, तो उसे हम इवोपरेशन कहते हैं। जैसे बच्चों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे
जब लिक्विड इवोपरेट होने लग जाता है, मतलब स्टीम में बदलना शुरू हो जाता है, भाप में बदलने लग जाता है, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, इवोपरेशन कहते हैं। और बच्चों इवोपरेशन के कारण ही हमारे कपड़े सूख जाते हैं। इवोपरेशन के कारण जब बारिश होती है तो रोड का जो पानी होता है गायब हो जाता है, कुछ पानी तो जमीन के अंदर चला जाता है, लेकिन कुछ पानी होता है इवोपरेट हो जाता है। और बच्चों इवोपरेशन के कारण ही बारिश का होना संभव है। अगर बच्चों इवोपरेशन नहीं हुआ तो बारिश नहीं होगी। हम कपड़े फैलाते हैं, हमारे कपड़े सूख जाते हैं, किसके कारण, इवोपरेशन के कारण। और बच्चों इवोपरेशन में सवाल ये भी पूछा जाता है कि हम कप की अपेक्षा प्लेट से जल्दी गर्म दूध क्यों पी लेते हैं। क्योंकि बच्चों गर्म इस पी लेते हैं क्योंकि प्लेट का जो सरफेस एरिया होता है कप के मुकाबले ज़्यादा होता है, इसलिए जो दूध होता है जल्दी से इवोपरेट हो जाता है और दूध ठंडा हो जाता है, इसलिए हम जल्दी से पी लेते हैं। ये भी कभी कभार है जो सवाल पूछ लिए जाते हैं। बच्चों इवोपरेशन के कारण ही कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। क्योंकि सूती कपड़ा जो होता है गुड एब्जॉर्बर होता है, वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और गर्मी होने के कारण जो पसीना होता है इवोपरेट हो जाता है, और इवोपरेशन जहाँ भी होगा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा और हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। तो ये भी सवाल है बच्चों, कई बार पूछ लिया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन, इस पे भी सवाल है जो पूछ लिया जाता है। बच्चों इसके कौन कौन से फैक्टर है, सबसे पहले बच्चों हमारा सरफेस एरिया। क्या हमारा सरफेस एरिया, यानी कि हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो बच्चों इवोपरेशन भी बढ़ेगा। अगर हम सरफेस एरिया को कम करेंगे तो इवोपरेशन भी क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे मान लिया हमने आधे बच्चों को कप में गर्म दूध पीने के लिए दिया और आधे बच्चों को प्लेट में गर्म दूध पीने के लिए दिया, कौन सा बच्चा जल्दी दूध पिएगा, बच्चों प्लेट वाला जो होगा वो बच्चा जल्दी दूध पी लेगा। क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, और ज़्यादा सरफेस एरिया के कारण दूध जो है जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और कप का सरफेस एरिया कम है, जल्दी से दूध ठंडा नहीं होगा। इसलिए बच्चों अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया को कम करेंगे तो इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे मान लिया हमने कपड़े धोए, धोने के बाद कुछ कपड़े को मरोड़ कर हमने धूप में रख दिए, अब कुछ कपड़े को फैलाकर धूप में रख दिया, कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा बच्चों, जो कपड़ा फैला हुआ वो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जो हमने मरोड़ के रख रखा है उसका सरफेस एरिया कम होने के कारण उसे सूखने में टाइम लगेगा। यानी कि बच्चों जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा, अगर सरफेस एरिया को डिक्रीज करेंगे इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। दूसरा जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को कम करेंगे इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जल्दी से इवोपरेट हो जाता है, पानी होता है भाप बनकर उड़ जाता है। और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है और जिसके कारण जल्दी से इवोपरेट नहीं होता। उसके बाद बच्चों विंड स्पीड पे, हवा की गति पे भी डिपेंड करता है। अगर तेज हवा चलेगी इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा और धीरे धीरे हवा चलेगी तो इवोपरेशन भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। और चौथा हमारा जो मॉइस्चर यानी कि नमी है, अगर बच्चों सर्दियों में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जैसे रात के टाइम पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, हमारे कपड़े रात को जल्दी नहीं सूखते हैं, लेकिन दिन को जो जल्दी से हमारे कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि दिन के समय पे मॉइस्चर क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो कभी कभी इस पे भी ये जो सवाल पूछ लिया जाता है बच्चों, इसको सही तरीके से याद करके जाना है ताकि पेपरों में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन का मतलब छुपी हुई ऊर्जा, ठीक है। हिडन का मतलब क्या, छुपी हुई एनर्जी, लेटेंट का मतलब हिडन होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, जब 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितना भी हीट एनर्जी देते हैं, जितना भी हम हीट एनर्जी देते हैं उसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी हीट एनर्जी देते हैं उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ये भी 2 नंबर का सवाल जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं बच्चों। उसके बाद आता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या, तो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी हीट एनर्जी देते हैं उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। बच्चों ये हमारे पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार है जो पेपर में रिपीट होते रहते हैं, बार बार जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को सही तरीके से याद करके जाना है और इसके अलावा तुम्हारे एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपके एग्जाम में और कुछ नहीं आने वाला। अगर इसको सही से पढ़ लिया बच्चों
तो समझ लो तुम्हारा सारा काम हो गया। बच्चों अगली क्लास में हम कुछ 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए बच्चों नमस्कार, खुश रहें, धन्यवाद।